अकाउंटिंग हेड्स पढ़ना शुरू किए थे, 5 हेड्स पढ़े थे हमने 5 अकाउंटिंग हेड्स पढ़ लिए हमने। अकाउंटिंग ख़त्म हो गई हमारी, अकाउंटिंग हमारी कल ख़त्म हो गई थी, ठीक है, अभी इंट्रो ख़त्म हो गई थी जी। ओके, अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं, मेन 5 हेड्स हैं। एक एसेट, a resource owned by the business which will give benefit in future. It may be non-current, it may be current. Non-current assets वो जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा, करंट जिनकी लाइफ 1 साल से। नॉन-करंट की एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, बट ठीक है, एक्सेट्रा। करंट की एग्जाम्पल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्री, ठीक है। फिर बात हुई थी लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या होती हैं? ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर। ये भी करंट हो सकती हैं, नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज वो जिनको पे करना है 12 महीने के अंदर अंदर, और नॉन करंट जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी होती है। करंट की एग्जांपल, बैंक लोन 6 महीने के लिए ले लिया, किसी से उधार पे चीज़ें उठा ली, क्रेडिटर जिसको कह रहे थे, ठीक है जी। और नॉन करंट की आपके शायद इंट्रो के अंदर एक ही लायबिलिटी आए, वो लॉन्ग टर्म लोन ही है। आपने 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल के लिए कोई लोन ले लिया, साल से ज़्यादा के लिए बैंक से लोन लिया, तो वो क्या है? आपके ऊपर लायबिलिटी है जो नॉन करंट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म है। फिर हमने बात की थी इनकम्स की। इनकम क्या है जी? कमाया जो बिजनेस ने, ठीक है। अब उसकी हमने 2 क्लासिफिकेशंस देखी थी, या सेल्स रेवेन्यू कहते हैं या अदर इनकम। सेल्स रेवेन्यू क्या है? वो अमाउंट जो कोर एक्टिविटी से अर्न की बिजनेस ने, उसे सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं। और जो नॉन कोर एक्टिविटीज की इनकम होगी, है वो भी इनकम, तो उसको सेल नहीं कहेंगे, अदर इनकम कहेंगे। चौथा हेड हमने देखा था एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस को भी हमने फिर 2 कैटेगरीज बना ली थी, एक गुड्स परचेज की फॉर सेलिंग पर्पस, और दूसरा बाकी खर्चे। भाई दुकान बनाई तो चीजें ला के रखी बेचने के लिए, दुकान का किराया, बिजली का बिल, छोटू की सैलरी, ये भी खर्चे हैं। जो चीजें खरीद के लाए वो भी खर्चा किया, और जो बाकी खर्चे हैं वो भी खर्चे हैं। तो फर्क क्या था? जो गुड्स परचेज की फॉर सेलिंग पर्पस वो हैं परचेजेस, और जो बाकी एक्सपेंसेस डे टू डे हमने किए उनको अदर एक्सपेंसेस कहा था, उनका अपना नाम आता रहेगा, आज देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है जी। और आखिरी बात हमने की थी कैपिटल की, जिसका कॉन्ट्रा ड्राइंग्स भी था। अगर कुछ भी बिजनेस से, कहा तो मैंने कल कैश ही था, लेकिन देखते हैं आज या कल में किसी भी वक्त में मजीद एग्जाम्पल समझा दूंगा। सिर्फ कैपिटल की ही शक्ल में, कैश की शक्ल में ही कैपिटल नहीं आता ओनर से, और भी कुछ चीज़ें ला सकता है। ऐसे ही सिर्फ कैश लेके नहीं जा सकता, कुछ और भी लेके जा सकता है, ठीक है। बहरहाल कैपिटल हमने कहा था जो भी बिजनेस की तरफ आ रहा है, कहाँ से? ओनर से, वो क्या कहलाता है? कैपिटल। और जो ओनर से बिजनेस की तरफ जा रहा है, ओके। फिर हमने एंड पे बात की थी कि बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज, एसेट्स क्या थे? रिसोर्सेज। बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कैश है, बैंक में कैश है, हाथ में डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, करंट नॉन करंट, जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास पड़े हैं, वो या तो उसको ओनर ने दिए होते हैं या अदर पार्टीज ने दिए होते हैं। क्या मतलब ओनर ने दिए होते हैं? भाई बिजनेस तो ऐसे थोड़े शुरू होता है, ओनर ने घर से पैसा उठाया, बिजनेस में लाके रख दिया। अब ये बिजनेस के पास एक रिसोर्स आया जिसका नाम कैश था। ये कैश उसको कहां से मिला? ओनर से। फिर उन्होंने कैश में, दराज में से कैश निकाला और चीजें खरीद ली। अब स्टॉक आ गया, कैश कम हो गया। ये चीजें आज देखेंगे हम, ठीक है। तो रिसोर्सेज बन रहे हैं उसी रिसोर्स से अल्टीमेटली, जो कौन लेके आया था? ओनर, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये बात की थी कि अगर ओनर की बजाय कोई और भी कैसे रिसोर्स दे सकता है। मिसाल के तौर पे बैंक कोई ओनर नहीं है बिजनेस का, बैंक ने उधार पे पैसे दे दिए, लोन दे दिया। अब बिजनेस के पास तो कैश आ गया ना, बोलो, बैंक से जब लोन लिया तो बिजनेस के पास कैश इकट्ठा हो गया, नो डाउट वापस करना है,
ये लाइबिलिटी है लेकिन रिसोर्स पड़ा हुआ है। ये रिसोर्स उसे किसने दिया है? जो ओनर घर से लाया था वो ओनर ने दिया था रिसोर्स, जो बैंक ने दिए उसको पैसे वो बैंक ने रिसोर्स दिया, उसी को यूज करके बिजनेस जो है वो चीजें खरीद रहा होता है। कभी वो नॉन करंट एसेट्स खरीद रहा है, कभी वो करंट एसेट्स खरीद रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो हमने फिर एक इक्वेशन डिराइव की थी कल के बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने एसेट्स कहा था, एसेट्स क्या हैं जी? रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। ये हमेशा इक्वल होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी से। क्या मतलब? मतलब कि बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेज हैं या वो ओनर ने लाके उसको दिए होंगे, भाई कैश की फॉर्म में भी लाया तो आगे वही कैश यूज हुआ है ना, क्यों समझे? ठीक है। तो बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं या तो वो रिसोर्सेज सप्लाई किए होंगे, दिए होंगे बाय द ओनर, या वो सप्लाई किए होंगे अदर्स ने। जैसे सिर्फ बैंक नहीं, आपने अभी क्रेडिटर की डेफिनेशन बताई, अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन उधार। हम चीजें खरीद के ले आए, पैसे कोई नहीं दिए, वो चीजें आगे बेच के हम कमाई भी कर रहे हैं। तो एक रिसोर्स था इन्वेंट्री स्टॉक, भाई रिसोर्स था, अपने पैसों से खरीदा या किसी से उठा लाए उधार पे? बोलो, क्रेडिटर क्या है? किसी से चीजें उधार पे लाए। तो जो चीजें उससे उधार पे लाए, जब उधार पे लाए हैं तो पैसे तो नहीं दिए। बोलो, अब चीजें तो आ गई हैं, तो ये चीजें उस बंदे ने हमें दी हैं, और बोलो लायबिलिटी तो है हम पे, लेकिन ये लायबिलिटी क्यों बनी? क्योंकि हमने चीजें उससे उधार पे ली थी। तो बिजनेस के पास स्टॉक पड़ा है लेट से, तो वो कुछ हो सकता है उसने ओनर वाले कैश से खरीदा हो सकता है कुछ उसने क्रेडिटर से उधार पे लिया हो। तो बहरहाल हमेशा ये इक्वेशन ऐसे ही बना करेगी कि जितने भी बिजनेस के पास रिसोर्सेज हुआ करेंगे वो इस इक्वेशन से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कोई, मैंने आपको कल कहा था, जमीन से नहीं रिसोर्सेज उगेंगे, आसमान से नहीं बरसेंगे, बल्कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज आने के दो ही रास्ते हैं। ठीक है जी, या तो वो ओनर ने लाकर दिए होंगे या वो अदर्स ने लाकर दिए होंगे। ठीक है जी। बाकी देखेंगे बिजनेस जो कमाया वो कहाँ पे जाना है, ये आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हमेशा बराबर हुआ करेंगे, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर्स और रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर्स। ठीक है जी। और इसको कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहा जाता है जी? ये हमेशा बराबर होगी, ये हमेशा बराबर होगी। बिजनेस के रिसोर्सेज दो ही चीज़ों का मजमुआ हुआ करेंगे, ओनर्स के आए हुए रिसोर्सेज का प्लस दूसरों ने जो रिसोर्सेज दिए हैं उसका। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब आज इससे आगे बात शुरू करनी है हमने। अगले कई दिन, थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं, जरा सेंटर में भी है। अगले कई दिन तक हम बस यही रिलेशन देखते रहेंगे, एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल और लायबिलिटीज। कोई जल्दी नहीं है, जो हेड्स पढ़े हैं हर ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कौन से हेड्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उसके नीचे लिख लिया करेंगे उनको। ठीक है जी। यहाँ पे कोई 5-6 कॉलम्स लिखने पड़ सकते हैं, जहनी तौर पे इसलिए तैयार करूँगा, आपको तकलीफ कभी कभी साथ नोट करने वाली भी होती है, तो गलत नोट ना कर बैठे। ठीक है जी। तो एसेट्स के नीचे कोई 5-6 कॉलम्स आ सकते हैं। कभी कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कभी
इक्विपमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कभी डेटर आ रहा है, कभी इस तरह से 3 4 5 चीज़ें आ सकती हैं। कैपिटल तो आपको पता है एक ही होता है, ठीक है जी। और लायबिलिटीज़ भी अभी फ़िलहाल 1 2 ही नज़र आया करेंगी आपको। तो किस तरह से हमने लेके चलना है ये देखते हैं। क्वेश्चन एक आपके सामने है, 2 क्वेश्चन हैं इनफैक्ट आपके सामने। शायद पहला भी हम पूरा ना करें आज, तो भी कोई मसला नहीं, हम आराम से ये बात सीखेंगे। 1.1 क्वेश्चन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। भाई पहले 4 5 क्वेश्चन तो शायद होंगे ही आपके सामने सर्विस बिजनेस के। ये तो गुड्स से भी ज़्यादा इजी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। देखें जो बंदा जिम खोल के बैठा हुआ है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप क्या वहाँ से मशीनें उखाड़ के ले आते हैं? जी, आप जाते हैं, मशीनें वहीं लगी रहती हैं, आप वर्जिश करते हैं, वो वर्जिश करने के पैसे उनको देते हैं और वापस आ जाते हैं। यानी उस जिम वाले ने आपको वर्जिश करने की फैसिलिटी दी, सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट आपसे फ़ी चार्ज की। तो सही है ना। तो सबसे सिंपल काम से ही बात शुरू करेंगे। अब हुआ क्या करेगा, हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 हेड्स एट अ टाइम इन्वॉल्व होंगे। अकाउंटिंग का उसूल है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 हेड्स इन्वॉल्व होंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। सवाल पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम ऑन 1st of January 2009. His transactions for the month of January are as flows. बह रही हैं। ओके सॉरी, फॉलोज। यकम जनवरी क्या हुआ, पढ़ें। ओके भाई, अगर किसी का बीकॉम का बैकग्राउंड है, मैंने पहले भी अर्ज किया था, या किसी ने पहले कोई थोड़ी बहुत इंट्रो पढ़ रखी है, या FAR 1 वाला बच्चा इधर भी बैठा हुआ है, वो काइंडली कुछ पहले कुछ 10 12 दिन बिल्कुल जवाब वगैरह देने से परहेज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर मैच बराबर का हो जाएगा। तब तक आप लोग ज़रा अपने तौर पे ही माजरत मेरी कबूल करके चुप करके बैठिएगा, ठीक है। ओके जी। स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश। जी, कोई मदर का रेड बता दे। नहीं, जो भी नया बच्चा हो बस वो बताए, ठीक है जी। आप बताना पसंद करेंगे कुछ, क्या कौन से 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था? हैं? बैंक का लफ्ज तो नहीं नजर आया मुझे। और कोई? कैश तो हो गया। और जी सुने, इसी तरह से हर ट्रांजैक्शन में आपने आइडेंटिफाई करना है। देखें, सुनिए गौर से। अब बिजनेस, कल वाली तस्वीर याद आ रही है आपको? कैसे याद आएगी, आप कल थे ही नहीं, ठीक है जी। कल घर से बोरी पैसों की भर के ओनर बिजनेस में लाया था, ठीक है। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओनर घर से पैसा लेकर आया, तो वो पैसा जैसे ही बिजनेस के पास पहुंचा, बिजनेस के ऊपर बोझ आ गया। बताया था, कैपिटल का दूसरा नाम बताया था, पेएबल टुवर्ड्स ओनर भी होता है। कैपिटल पेएबल टुवर्ड्स ओनर भी है। अब जरा गौर करें तो बिजनेस के दराज में कैश तो भरा है ना। तो बोलो, बिजनेस के पास एक रिसोर्स आया है, उस रिसोर्स का नाम क्या है? कैश। कैश बिजनेस के पास कम हो गया है। गौर करना है, मेरी गलत बातों को सही करना है, मुझे अकाउंटिंग आपने सिखानी है, सही है जी। कैश जब ओनर घर से लाया तो बिजनेस के पास कैश कम हो गया। आप कहेंगे ओनर के पास तो कम हो गया, भाई सेपरेट एंटिटी है और ओनर के कॉन्टेक्स्ट से तो हमने सोचना ही नहीं है। कुछ दिन हमने कैसे सोचते रहना है, सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। और ओनर से हमें क्या, घर में उसके पैसे पड़े थे, नहीं है, हमें क्या इससे, ठीक है। हम वो बिजनेस के मुंशी हैं ना, मुंशी है ना सारे आप जी। तो फिर सुने, बिजनेस शुरू किया ओनर ने, घर से पैसे उठा के लाया, बिजनेस के पास कैश बढ़ गया, बिजनेस के पास कैश, और एट द सेम टाइम बिजनेस क्या फील कर रहा है? लायबल। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से लायबिलिटी फील कर रहा है, बोझ फील कर रहा है। क्या?
एक बोझ पड़ गया उस पर, ओनर घर से पैसे ले आया है, आज बिजनेस बंद करें तो बिजनेस को ये पैसे ओनर को वापस करने पड़ेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन हेड्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश और कैपिटल। कैश और कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है? कैपिटल बोझ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो। तो पहली ट्रांजैक्शन में ओनर घर से कैश लाया, तो हमने वो बिजनेस वाले डिब्बे में रहना है। मैंने आपको कहा था कुछ दिन सिर्फ हर चीज को बिजनेस के एंगल से देखना है, ठीक है? तो ओनर घर से पैसे लाया, बिजनेस के पास कैश बढ़ा और बिजनेस पे बोझ भी बढ़ा, दोनों बढ़ गए। ये जरूरी नहीं है कि एक चीज बढ़ेगी एक कम होगी, कभी हेड्स दो ही इन्वॉल्व होंगे, कभी दोनों बढ़ेंगे कभी दोनों कम होंगे, कभी एक बढ़ेगा एक कम होगा, कभी एक कम होगा एक बढ़ जाएगा। आपने ट्रांजैक्शन देखना है और समझते जाना है, बिल्कुल आम सी बातें हैं, मैंगो बातें, ठीक है? तो आखिरी बार पहली ट्रांजैक्शन दोबारा बोल रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल लिख देते तो आपको पता लग जाता। स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 इन कैश, ओनर घर से कैश लाया, बिजनेस के पास कैश बढ़ा और बिजनेस पर कैपिटल नामी लायबिलिटी भी बढ़ गई। चलें आप कैपिटल को लायबिलिटी नहीं कहा करेंगे, कैपिटल ही कहा करेंगे, ठीक है? तो फिर बोलें जी, पहली ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? कैश बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ गया। कैसे प्रेजेंट करेंगे? इधर देखें, एसेट है कैश, ट्रांजैक्शन 1, यहां डेट लिख लेता हूं, चलें, यकम जनवरी को क्या हुआ? बिजनेस, ये बिजनेस, हर चीज बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है? इससे अलग नहीं सोचना, प्लीज दूसरे एंड पे जाके नहीं सोचना, जरूरत नहीं है आपको फिलहाल, ओके जी? पहली ट्रांजैक्शन कैश, आप क्या बोल रहे थे? बिजनेस में कैश बढ़ गया, प्लस कितना बढ़ा? लो जी, बिजनेस की जो दराज है उस दराज में कितना कैश भर गया है? 50,000, ठीक है जी? कैश बढ़ा और एट द सेम टाइम कैपिटल भी बढ़ा है। ये बात समझ आई है? तो अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट्स हुआ करेंगे। आज हम सिर्फ यही आइडेंटिफाई करेंगे, काफ़ी दिन यही करते रहेंगे आइडेंटिफाई, यही प्रैक्टिस करनी है। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाएगी। सीनियर से सुनते होंगे कोई नाम उल्टे सीधे, कोई दो नाम, वो नहीं आपने अभी सुनने सोचने, वो 13-14 दिन बाद जाके उनका नाम लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब लेंगे तो सब कुछ आता होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है? वो नाम भी मैं क्लास में कभी गलती से निकल जाया करेंगे मुँह से, उसकी वजह FA1 FA2 क्लास में चुके वो नाम लिए जा रहे होते हैं, ठीक है? आपकी क्लास में कोशिश यही होगी कि मैं 12-13-14 दिन उन चीज़ों के नाम, वो जो दो नाम है वो ना लूँ जो आप सुन के भी आए होंगे सीनियर से कि अकाउंटिंग तो बस यही है, तो वो उसको छोड़ दें, वो नहीं सोचना आपने। जैसे कह रहा हूँ बस वैसे ही चलते रहना है। तो हर ट्रांजैक्शन में दो हेड्स इन्वॉल्व होंगे, कभी दोनों बढ़ेंगे, कभी दोनों कम होंगे, कभी एक बढ़ेगा एक कम होगा, ठीक है? तो पहली ट्रांजैक्शन अब दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ के देखें ये जो किया समझ आ रहा है जल्दी से। क्यों? हाँ, तो बोझ का नाम कैपिटल है ना, इस बोझ का नाम जो ओनर से आता है उसको लायबिलिटी नहीं कहते, कैपिटल कहते हैं। बढ़ गई है, लायबिलिटी ही बढ़ी है, ये कैपिटल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर ही है। समझ आई? हाँ जी, समझ आती है बात? स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 कैश, मतलब जब कैश लाया तो बिजनेस में कैश एसेट बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ गया, ठीक है जी? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश। सब बच्चे खामोशी से सोचें, कोशिश करें ऐसे कुछ लिख लें, बस शुरू करेंगे, बड़े हो जाएं, ये क्या बात है? क्या नोट करेंगे या मैं लिखूंगा छापा लगाएंगे? नहीं, बस ठीक है, ये इतना टाइम ले लें, बस ये हेडिंग बना लें। आगे 2-3 कॉलम्स की और जगह होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर, ये फॉर्मेट बन जाए। जल्दी करें, बस खुद ही करेंगे अभी।
काम आपने करना है। 1000 ऑन कैश। अच्छा, अब एक आध से पूछूं, फायदा नहीं है, 1 मिनट पहले दे दिया, आपने लिख लेना है। कितने बच्चों ने नहीं लिखा अभी तक? वो लिख रहे हैं, फॉर्मेट ही नहीं बना है कोई। चले 2-3 ही हैं, वो फिर खुद सोचते हैं, जल्दी करें। सुने, 1 आध मिनट आपको दिया, परेशान नहीं होना एक क्रॉस से, एक सफ़े को ज़ाया करने से। जो चीज़ चाहिए आपको कॉन्फिडेंस ही है। चीज़ जो सामने आई है, पता है, आइडिया हो गया है, कॉन्फिडेंस से करें जो काम करना। तो गलत हो जाएगा ना, काट देंगे। सारा सफ़ा गलत हो जाएगा ना, एक सफ़ा ज़ाया हो जाएगा, 6 महीने तो बच जाएंगे। ठीक है, नहीं करना सफ़ा ज़ाया। अच्छा, सफ़ा नहीं ज़ाया होगा, अच्छा वो तो बेटा होगा जी। सुने, परचेज्ड शॉप फॉर 10,000 ऑन कैश, तो बड़ी सस्ती मिल गई। चले छोड़े, हमें से क्या जी। शॉप लायबिलिटी है, एसेट है, अच्छा करंट एसेट है। अच्छा, शॉप है एसेट, कौन सा? नॉन करंट। नॉन करंट करंट यहां पे नहीं लिखना, बस एसेट है तो लिख देंगे, जौन सा भी होगा लिख दिया करेंगे। अच्छा चलें, बिजनेस ने शॉप खरीदी तो बिजनेस के पास एक एसेट कम हो गया, शॉप कम हो गई। अच्छा, हर बात ही गलत बोल रहा हूं मैं आज, पता नहीं क्या हुआ। आप लोग तो जाग रहे हैं ना? गुड गुड, शाबाश। तो बिजनेस के पास शॉप बढ़ गई और कैश पे करके शॉप ली तो कैश भी बढ़ गया। ये बात समझ आ गई? फिर 2 इंपैक्ट्स पड़े, शॉप खरीदी कैश में, ठीक है, तो शॉप नामी एसेट ओनरशिप में आ गया, एसेट बढ़ गया शॉप, और दूसरी तरफ कैश कम हुआ है। एक रिसोर्स खरीदने के लिए एक रिसोर्स कम करना पड़ा, एक रिसोर्स कैश नामी रिसोर्स यूज करके ही तो शॉप खरीदी हमने। ठीक है, तो अगेन ट्रांजैक्शन के अंदर कितने हेड्स इन्वॉल्व हुए? 2। पिछली ट्रांजैक्शन में दोनों बढ़ गए थे, इस बार एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। अच्छा, किसी भी वक्त में ना ये देखेंगे तो बराबर ही रहेगा। अगर आप पहली ट्रांजैक्शन के एंड पे देखें तो एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? टोटल क्या एक ही है, 50,000 टोटल ही है, 50,000। लायबिलिटी साइड का टोटल क्या आ रहा है? 50। हर ट्रांजैक्शन के एंड पे ये बराबर होना चाहिए, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। सही है, आजमाते हैं जी। आप कह रहे हैं शॉप खरीदी इन कैश, शॉप खरीदी इन, शॉप बढ़ गई, एसेट है लायबिलिटी, नाम लिखें शॉप, शॉप कहते हैं ना आप लोग, शॉप नहीं खुली हुई किस दिन? 3। अच्छा शाप, चुप कर जाओ, 3 जनवरी बस ना। ये जो नए आए हैं ना इनको समझा दो भाई, पहले वालों जी। 3 जनवरी को शॉप बढ़ गई, कितने से? 10,000 से। लेकिन उसी वक्त एक रिसोर्स कम भी हुआ, उसका नाम क्या है? कैश। तो कैश माइनस 10,000। यहीं पे टोटल करके देखो, बराबर ही है, बराबर, जीरो नहीं, टोटल करो, इधर सब एसेट्स का टोटल करो। तो एसेट्स में ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया, तो वही 50 और उधर कुछ गया ही नहीं। ये जब भी एंड में जाके भी टोटल करेंगे, भाई यही तो सही होने की जो है वो दलील है कि हम सब सही कर रहे हैं। ठीक है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ओके, सही है। कितने बच्चों की ये ट्रांजैक्शन इन्होंने लिख भी ली थी और सही थी? अच्छा, अब ये हाथ सब खड़े होने चाहिए, लिखना है आपने, डरना नहीं है इससे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। 5 जनवरी, परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। 30 सेकंड में कर लेंगे, अब मुझे पता है, हिम्मत करें। चले पूरा मिनट लें। देखें जी, 5 जनवरी क्या हुआ है? परचेज्ड फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। कैश देकर फर्नीचर खरीदा है। बिजनेस में कैश बढ़ गया, फर्नीचर कम हो गया। ओके, फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। फर्नीचर एक लायबिलिटी है,
एसेट है। अच्छा, और कैश एक, वो भी एसेट ही है। यानी अगेन इधर ही दोनों, कौन सा नया एसेट? फर्नीचर खरीद लाए जी, खरीदारियां हो रही हैं जी, बिजनेस शुरू हुआ है ना। ऐसे क्या, पैसे घर से ले आए, अब बहा ही जा रहा है। चलें बाहर जी। 5 जनवरी को फर्नीचर बढ़ गया कितने से? 5000 से। और कम क्या हुआ? कैश 5000। समझ आ रही है? चले आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते हैं अब बातों को। 8 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन करें, छेती छेती करें। काम खुद ही करना सीखें। ये क्या कि नोट करने आ जाते हैं मुंह उठा के। नॉन करंट रिवाइज तो करते चले ना। एसेट है, इक्विपमेंट, ठीक है, खरीदा है तो बढ़ गया। एसेट कौन सा बड़ा है? इक्विपमेंट। और दूसरी तरफ एक एसेट कम हो गया, कौन सा? कैश। 8 जनवरी को ओके, इक्विपमेंट खरीद लाए। मैं माजरत चाहता हूं कि ये कैपिटल से स्मॉल हो गए हैं लेटर्स, मतलब हो गए हैं, ठीक है जी। इक्विपमेंट बढ़ गया कितने से? 5000 से। 5000 का इक्विपमेंट खरीदा, बिजनेस में 5000 से एक रिसोर्स बढ़ गया। एट द सेम टाइम कैश 5000 से कम हो गया, ठीक है जी। भाई बड़ी हंसी आ रही है आपको, ध्यान रखें पेपर में हादसा निकल जाता है फिर बंदे का, जिसको हंसी आती है। ओके 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 ओके, नाराज हो गया जैसे। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। यहां तक कोई मसला, किसी को कंफ्यूजन है? थोड़ा बहुत, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो बता दें। परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन। चलें जी, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं इस ट्रांजैक्शन का, कुछ कर लें, करें कुछ, करें। इक्विपमेंट खरीदा है ऑन क्रेडिट, यही बोल रहा है। वो कह रहा है जी परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन उधार। क्रेडिट क्या है? उधार। क्रेडिट क्या होता है? उधार। तो इक्विपमेंट बढ़ा, चलो उसको तो बढ़ाएं। किस दिन? 10 जनवरी को इक्विपमेंट बढ़ गया कितने से? 10,000 से। ओके, यकीन नहीं है भाई, पूरा यकीन है बस आप लोगों पे। स्टार्ट में तो जरा मुझे तसल्ली करनी पड़ती है जी। 15,000 से इक्विपमेंट बढ़ गया और कैश 15,000 से कम हो गया। क्या हुआ? कैश कम नहीं हुआ, बल्कि उधार पे लाए थे। तो जैसे ही ये फर्नीचर दुकान में दाखिल होगा, फौरन ही बोझ महसूस होगा। क्या बोझ महसूस होगा? यार इसके पैसे भी अब देने पड़ेंगे, ऐसे ही है। तो ऐसा बोझ जिसको फ्यूचर में पे करके ख़त्म करना हो, उसका नाम क्या रखा था? अच्छा, तो लायबिलिटी का नाम बता दो फिर जी। यही बताना चाह रहा था, इसको हम क्रेडिटर नहीं कहा करेंगे, पेबल फॉर इक्विपमेंट। अभी कोई और आएगा तो वो आगे लिख लेंगे, फिलहाल तो एक ही आया है। ये क्यों कहा? सुने अब थोड़ी सी डिस्कशन, इधर देखें, बाद में लिख लीजिएगा, पहले बात पूरी समझ लें, लिख लीजिएगा फिर। परचेज चीज़ें भी की जाती हैं सेलिंग पर्पस के लिए, फिक्स्ड एसेट भी किए जाते हैं। फर्क समझिए। दुकानदार ने, मतलब दुकानदार, ये यहाँ पे दुकानदार कौन है? फिटनेस जिम वाला। तो फिटनेस जिम वाले का काम क्या है? फर्नीचर बेचना।
बोलो बोलो। इक्विपमेंट बेचना, अच्छा शॉप बेचना, क्या वो प्रॉपर्टी डीलर है कि शॉप बेचे? हाँ, क्या वो स्पोर्ट्स की दुकान वाला है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचे? क्या वो इंटरवुड फर्नीचर वाला है कि फर्नीचर बेच रहा है? नहीं। तो ये समझना पड़ा करेगा आपको हर ट्रांजैक्शन में, हर सवाल के अंदर। इस सवाल का, इस बिजनेस के अंदर क्या उसका काम नजर आ रहा है आपको? भाई लोग आएंगे, वर्जिश करेंगे, पैसे देकर जाएंगे। तो फिर इसका मेन काम ये नहीं है ये चीजें बेचना। देखें, शॉप बेचने वाले लोग भी हो सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, इक्विपमेंट बेचने वाले लोग भी हो सकते हैं। भाई आपको कार फिक्स्ड एसेट है, भाई शोरूम वाला है उसके लिए कार फिक्स्ड एसेट नहीं है। बात समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। शोरूम वाले के लिए कार इन्वेंट्री है, अनसोल्ड आइटम्स परचेज फॉर सेलिंग पर्पस। फर्नीचर की दुकान वाले के लिए, फर्नीचर के शोरूम वाले के लिए फर्नीचर क्या है? इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसके लिए फिक्स एसेट नहीं है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब एसेट हम सेलिंग पर्पस के लिए खरीदते हैं, जब गुड्स हम सेलिंग पर्पस के लिए खरीदते हैं, तो वो परचेजेस कहलाती हैं, ठीक है। उनमें से अनसोल्ड स्टॉक भी कहलाता है। लेकिन जो गुड्स हम यूज के लिए खरीद रहे हैं वो परचेज नहीं है, उनका अनसोल्ड जो है वो स्टॉक भी नहीं है, उसी को तो फिक्स्ड एसेट कहते हैं। वही तो वो एसेट है, अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। तो थोड़ा सा फर्क है, जरा समझिएगा। परचेज करें अगर, परचेज हुई ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, ये क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ, समझ लेना, वो गुजारा कर लेना है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है ही नहीं, हमारे सामने सर्विस है, तो इसने कुछ चीज़ें खरीद के बेचनी नहीं है। लेकिन आज ये लिख तो लेना, जब आएंगी गुड्स, जब आएगा ट्रेडिंग बिजनेस, तो तब फिर यही कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। बात तो पूरी कर ले जी। अगर परचेज की है गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, फॉर सेलिंग, ठीक है, तो हम इसको नाम दिया करते हैं परचेजेस उर्फे आम में, ठीक है। और अगर ये उधार पे खरीदें तो जिससे खरीदा उसका नाम क्रेडिटर, ओके। और अगर ये बिकने से रह गई, अनसोल्ड हैं, तो उसको हमने कहा स्टॉक या इन्वेंटोरी। तो जब गुड्स खरीदेंगे फॉर रीसेल पर्पस तो उनका नाम क्या होगा? परचेजेस। अगर उधार पर खरीदी तो जिससे खरीदी उसका नाम बोलो क्रेडिटर, ठीक है। बल्कि अभी इसको रहने ही नहीं, ये समझ है आपको, इससे आगे ना बढ़ाएं, इससे फिर बढ़ा लेंगे जब कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अभी ज़रा बिल्कुल बेस थोड़ी सी बात करके फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा लेंगे, अगली बात नहीं करते। आगे दो चीज़ें और लिखी जा सकती थी आज ही, लेकिन चले मौका आने पे लिख लेंगे। अच्छा जी, ये तो थी गुड्स परचेज हुई फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है। अगर परचेज हो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ, आप यूं कह लो, गुड्स ही कह लो। असल में मैं चाह रहा हूं कि गुड्स का लफ्ज आपको कंफ्यूज ना करे, तो मैं यहां पे फिक्स एसेट लिख दूं। मैं लिखना वैसे तो आइडियली तो ये लिखना चाहिए था परचेज ऑफ गुड्स फॉर यूज, ठीक है, लेकिन मैं ये गुड्स नहीं लिखना चाह रहा, ये कंफ्यूज करता है आपको। बेहतर लफ्ज लिख लेते हैं जरा। अगर हम परचेज करें ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
वो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं होता, किस लिए होता है? फॉर यूज। यानी हमने परचेज क्या किया? बोलो, गुड्स परचेज की। बोलो, गुड्स हैं? नहीं, कह दिया ना इसको फिक्स्ड एसेट। क्या खरीदा हमने? फिक्स्ड एसेट। तो फॉर सेलिंग पर्पस, बोलो फॉर यूज। तो फिर ऐसी चीज, हालांकि परचेजेज ही हैं ये भी, हम तो उर्फ आम में आज तक तो हम परचेज क्या कहते थे? जो चीज भी खरीदी। अकाउंटिंग में आके थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा है। अगर हम गुड्स खरीदे सेलिंग पर्पस के लिए तो उसको कह देते हैं परचेजेज है। लेकिन अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदें फॉर यूज तो उसका नाम परचेजेज नहीं बल्कि एसेट का अपना नाम आएगा। समझे नहीं? समझाता हूं। अगर फर्नीचर का शोरूम वाला है, सुनना जरा गौर से, तो उसने जो फर्नीचर खरीदना है वो सेलिंग पर्पस के लिए खरीदना है, बोलो, तो वो फर्नीचर को क्या कहेगा? परचेजेस। ठीक है। और अगर फर्नीचर वाला नहीं है बल्कि राइस वाले हैं, इन्होंने फर्नीचर खरीदा, तो क्या ये सेलिंग पर्पस के लिए खरीदा है? नहीं। तो फिर ये खरीदते वक्त ये नहीं कहेंगे परचेजेस, आर परचेजेस, वो क्या कहेंगे? फर्नीचर परचेज। क्या कहेंगे? फर्नीचर आया। परचेजेज उर्फ आम में इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के लिए, सेलिंग पर्पस वाली गुड्स के लिए नाम, जबकि एसेट का स्पेसिफिक नेम आएगा। यहां पे हम ये नहीं लिखते कैंटीन वाला लिखे समोसा पकोड़ा, कहेगा परचेजेज है मेरी। ठीक है। लेकिन अगर कैंटीन वाला अपने टेबल्स खरीद ले, वहां पे जगह बनाने के लिए, बिठाने के लिए, आपको जगह बनाने के लिए कोई टेबल्स को कुर्सियां खरीद ले, तो उनको परचेजेस नहीं कहेगा, उनको क्या कहेगा? फर्नीचर परचेज। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ा। नाम एसेट लिया फॉर यूज तो एसेट का नाम देख लें आप। शॉप परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, इक्विपमेंट परचेज्ड। हमने कहीं पे परचेजेस तो नहीं कहा, इसको एसेट का नाम आ रहा था। ऐसे ही है। चूंकि ये तो अभी केस आया नहीं हमारे सामने, गुड्स तो अभी आएंगी कुछ दिन में। अच्छा, अगर उधार पे खरीदें तो जिससे खरीदेंगे उसका नाम बिल्कुल आएगा, लेकिन लफ्ज क्रेडिटर लिखने से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं ये गुड्स तो नहीं है जो सेलिंग पर्पस के लिए उधार पे खरीदी। दोनों में फर्क है ना। एसेट असल में कभी कभी खरीदा जाता है। आप अगर हाइपरस्टार चले जाएं, जाते ही होंगे आप लोग, तो जब वहां पे आपने देखा हो तो सेल परचेज की रोजाना के हिसाब से हजारों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ठीक है। वो चीज़ें खरीद के वहाँ पे रखते हैं, लोग जाते हैं, वो बेच रहे हैं, तो उनकी परचेजेस भी हो रही हैं, सेल्स भी हो रही हैं हर वक्त। लेकिन फिक्स्ड एसेट हर रोज़ नहीं खरीद रहे हो, वहाँ पे हर रोज़ रैक लग रहे हों, वहाँ पे हर रोज़ लिफ्टर आ रहे हों, हर रोज़ जो वो वहाँ पे सेल लगी हो जी लिफ्टर बिक रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो फिक्स एसेट बिजनेस कभी कभार लिया करते हैं, यूज़ के लिए लिया करते हैं। ठीक है। तो उर्फ आम वाले अल्फाज सिर्फ किस लिए? ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ों के लिए। गुड्स ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए ली, परचेजेस कहेंगे। जिनसे ली उधार पे, उनको क्रेडिटर। क्रेडिटर लिखा हो पहले ही पता लग जाएगा देख के, अच्छा क्रेडिटर मतलब ये गुड्स ली होंगी फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ओके। लेकिन जब फिक्स एसेट की बात आएगी तो फिक्स एसेट का आना भी उसके अपने नाम से होगा, और अगर उसको उधार पे लेंगे तो बेटर है कि आप क्रेडिटर का लफ्ज, वैसे तो ये भी सही है क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट लिख दो, लेकिन क्यों कंफ्यूज करते हो खुद को क्रेडिटर लिख कर भी? क्रेडिटर का लफ्ज ही ना लिखो, कुछ और लिख दो, पेएबल लिख दो। पेएबल भी तो लायबिलिटी है। पेएबल फॉर एसेट नेम। एसेट नेम का मतलब यानी फर्नीचर अगर उधार पे खरीदा तो मैं क्या कहूंगा? पेएबल फॉर फर्नीचर। ठीक है। गुड्स ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए ली तो परचेजेस, जिनसे ली अगर उधार पे ली है तो उनका नाम क्रेडिटर। फिक्स एसेट अगर लिया है फॉर यूज तो परचेजेस ना कहना, उसका अपना नाम लिखना, और अगर उधार पे लिया तो जिससे उधार पे लिया उसको क्रेडिटर कहो ही ना, कंफ्यूजन होगी, क्या कहा करोगे? पेएबल। ठीक है जी। तो पेएबल फॉर इक्विपमेंट, बिल्कुल आपने सही पहचाना, बढ़ी तो लायबिलिटी ही थी, लेकिन
फ्यूचर में काम आ जाए एक डिस्कशन, वो अभी हमने कर ली है। ठीक है जी, आगे जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये बातें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करते जाएंगे, उनको अप्लाई करते जाएंगे जैसे जैसे वो आती चली जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वापस जाते हैं अपनी ट्रांजैक्शन पे। क्या हुआ? परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन उधार, ऑन क्रेडिट। तो 15,000 से एसेट बढ़ गया। दूसरी तरफ लायबिलिटी जिसका नाम क्या है, हाँ जी, बिजनेस पे एक बोझ भी बढ़ गया है जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर ना कहना, जब आगे जाके सवालों में गुड्स आएंगी तो क्रेडिटर कहा करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, पेएबल फॉर फिक्स्ड एसेट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। नोट कर लिया हुआ है? ये नोट करना जल्दी से कर लें, लिख लें। लेकिन ये जहां पे नोट कीजिएगा उसके नीचे 3-4 लाइंस खाली छोड़ दीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं तो ये दोबारा बना लूंगा, इसी के आगे एक्सटेंशन कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन चलें 13 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन की हेडिंग देके एक लाइन खाली छोड़ दें, एक जैसी जरा करते चले ना, एनसर्कल कर लें इस ट्रांजैक्शन को, 13 जनवरी को एनसर्कल कर लें। इसको थोड़ी देर में करते हैं। और 17 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है, जल्दी करें। 17 जनवरी, पेड फॉर द इक्विपमेंट 15,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 10 जनवरी, पेमेंट वॉज मेड थ्रू कैश। हुआ क्या है, बाद में हेड्स तो आइडेंटिफाई होते रहेंगे। हुआ क्या है, ये क्या हुआ है, कैश पे किया आपने। किस लिए पे किया? वो जो फर्नीचर खरीदा था उधार पे, उस उधार को खत्म करने के लिए, पे करने के लिए आपने कैश पे कर दिया। तो इसका मतलब गालिबन 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से? कैश और पेबल फॉर इक्विपमेंट। कैश बढ़ रहा है, पे जो कर रहे हैं कम हो रहा है। सही पक्की बात है, कैश बढ़ा या कम हुआ? कैश पे हुआ है, तो कैश कम हो गया, हाँ लायबिलिटी बढ़ जाएगी भाई। पेमेंट से कर्ज उतर रहा है, बोझ उतर रहा है, बढ़ना नहीं है, कम होना है। तो कैश नामी एसेट क्या हो गया, कम। किस दिन? 17 को। कितने से कम हुआ? 15,000 से कैश कम हुआ और 15,000 से ये लायबिलिटी भी कम, क्या खत्म ही हो गई। देखो ना, 15,000 उधार पर फर्नीचर खरीदा था, हम पे एक बोझ था। हमने जब वो 15,000 पे कर दिया तो अब क्लोजिंग डेट पे कोई बोझ नहीं होगा, जिसका ऐसा कोई बोझ नहीं होगा जिसका नाम पेएबल फॉर इक्विपमेंट हो। था बोझ बना था, एक दिन बना, कुछ दिन बाद वो बोझ हमने उतार दिया पे करके, तो लायबिलिटी बन ही नहीं सका। बना था, खत्म हो गया। और ठीक है, अच्छा जी, अब वापस आए 13 जनवरी पे। तेरह जनवरी पे क्या हुआ जी? रेंडर्ड सर्विसेज। क्या किया उसने? यानी कि लोग आए, उन्होंने वर्जिशें की, ठीक है जी, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी ऑफ ₹20,000 रुपये कैश रिसीव किया। किसके अगेंस्ट? सर्विस के अगेंस्ट। चलें, सोचने के लिए पूरा 1 मिनट है, बोलना कुछ नहीं। जिसको समझ आ गया वो भी कोशिश करे कुछ उल्टा सीधा। हाँ जी, क्या कहते हैं फिर? कुछ समझ पड़ी है?
नहीं पढ़ी, सोचें और। हेड्स को जहन में रखते हुए कुछ सोचें, कौन से हेड्स, दो इन्वॉल्व तो होने हैं। कैश तो चलो मैंने, मुश्किल वाला तो मैंने बता दिया, कैश इन्वॉल्व हो रहा है। एक आसान वाला और भी निकालना है आपने किसी भी तरह से, जल्दी करें। ओके, सोचने का टाइम इज अप। सुने, जिम वाले का काम जिम सर्विसेज देना, उसने वो सर्विसेज दी, छोड़ो। राइस वालों का काम टीचिंग सर्विसेज देना, इन्होंने सर्विसेज दी, आपने इनको फीस दी। तो राइस वालों के लिए ये फीस क्या है? रेवेन्यू, इनकम। समझ रहे हैं? चलें जिम पे आए। अब जिम वालों का काम क्या? जिम सर्विसेज देना, उन्होंने वो सर्विसेज प्रोवाइड की, लोगों ने पैसे भी पे कर दिए। अब ये जो 20,000 जिम वालों ने रिसीव किया है, ये क्या है? ये उनका रेवेन्यू है, उनकी इनकम है, ये उनकी कमाई है। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 20,000 रुपये बिजनेस में बढ़ गए, 20,000 रुपये बिजनेस में बढ़ गए। ये तो आसान सी बात थी। चलें ले, 20,000 रुपये प्लस, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अगली बात, दूसरी तरफ बिजनेस में रेवेन्यू भी बढ़ा है ना? तो बोलो, सेल रेवेन्यू बढ़ी है कि नहीं? ओके, तो रेवेन्यू बढ़ गया 20,000 से। अब एक मुसीबत आन पड़ी। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने है। कल हमने हेड्स पढ़े थे 5, अकाउंटिंग इक्वेशन में हेड्स नजर आए सिर्फ 3, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। कहीं पे इनकम दिख रही है, कहीं पे एक्सपेंस नजर आ रहा है। तो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन की मजबूरी ये है कि इसमें सेल्स या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की जगह नहीं है। अब इसकी जगह कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी हमें। तो मेरा सवाल आपसे, भाई साहब ए साहब ने जो जिम खोला, पैसे भी लगाए, इतनी मेहनत भी की, फलां 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 खरीद रहा है, सर्विसेज भी दी, ये पैसे रिसीव किए, कैश भी बढ़ गया। अब ये इनकम है, आप कह रहे हैं ये क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है इसका। आज बिजनेस बंद हो जाए, आज जिम बंद कर दे, तो ये 20,000 जो बिजनेस ने कमाया है, ये कौन लेके जाएगा घर? मैं और आप ना, हम जाते थे जिम करने, हम कहेंगे हमारा भी हक बनता है भाई, हमारा भी हक बनता है। वो कहेगा क्या क्या मतलब? मैंने ये पैसे कमा लिए हुए हैं, कमा लिए, कमा लिया नहीं, ठीक है, मैंने ये पैसे कमा लिए हुए हैं, सर्विसेज दे चुका हूं मैं, ये पैसे मेरे हैं। तो बिजनेस बंद हो गया तो वो पैसे किसके पास जाने हैं फिर? तो भाई ओनर जो घर से पैसा लाया वो भी किसका है? ओनर का। और जो बिजनेस ने कमाया है वो भी किसका है? ओनर का। बात समझ आती है? बिजनेस ने शुरू से, ओनर जो घर से, रिवाइंड करने दे मुझे, रटा वापस प्ले जी। ओनर, समझ आइए क्या हुआ? कहते हैं ना आप लोग, कहा था ना सर्विस के बिजनेस में, क्या रोकना, आते हैं, कैसेट चलाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं वही कह रहा था, बच्चे कहते हैं ना अक्सर, तुम्हें ज़रा स्टॉप करके, रिवाइंड करके, फिर स्टॉप करके अब प्ले करने लगा हूँ, ठीक है? तो क्या कह रहा था मैं? ओनर जो घर से पैसा लाया वो किसका पैसा है? आज बिजनेस बंद हो जाए वो पैसा कौन लेके जाएगा? ओनर। जो बिजनेस ने कमा लिया वो भी किसका है? ओनर का। आज बिजनेस बंद हो जाए तो जो घर से लेके आया था वो भी घर लेके जाएगा, जो बिजनेस ने कमा लिए हुए हैं वो भी उसी के पैसे हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो जब घर से पैसा लाया था तो बिजनेस ने कहा था कैश बढ़ा, और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ा। क्यों? बिजनेस पे बोझ बढ़ गया था। बिजनेस ने क्या कहा था? पेएबल टुवर्ड्स ओनर है। ये क्या है? पेएबल टुवर्ड्स ओनर है।
अब बिजनेस ने कुछ पैसा कमाया, कैश भी बढ़ गया। अब अकाउंटेंट क्या कह रहा है, ये रेवेन्यू है। अब बिजनेस क्या फील करने लग जाएगा, बोलो, मजीद बोझ फील करेगा या नहीं करेगा? देखो, अगर यहां पे सेल्स या रेवेन्यू की जगह नहीं है तो सेल्स का इंपैक्ट मुझे किस पे दिखाना चाहिए? फिर कैपिटल पे नजर आ रहा है। क्या मतलब? जो ओनर घर से लाया था उसी का पैसा था, जो बिजनेस ने कमाया है वो भी किसका? ओनर का पैसा है। तो मजबूरी ये है कि हमारे सामने सेल का कॉलम नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, तो खुद से ऐड नहीं कर लेना। उसका हल ये है कि हम सेल रेवेन्यू का इंपैक्ट किस पे शो किया करेंगे? कैपिटल पे। एक्सपेंस का भी यही शो करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? सही है। तो इसका मतलब 20,000 की इनकम कमा ली है इसने, ठीक है? तो 20,000 कैश में रिसीव कर लिया, बोलो भाई, समझ आ रही दीवार वाले भाई जी? 20,000 रुपए, वो बंद कर लो भाई इसको। ओके, 20,000 रुपए कैश रिसीव हो चुका, ठीक है, कैश बढ़ गया, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू बढ़ गया। रेवेन्यू की जगह नहीं है तो रेवेन्यू का बढ़ना अल्टीमेटली कैपिटल का कम होना है, कम होना है। 50,000 बिजनेस में लगाए, बिजनेस ने 20,000 कमाए, कल को घर 50,000 लेके जाऊंगा या 30,000? अच्छा, पक्की बात, समझ आ गई बात की? तो भाई सेल्स का कॉलम नहीं है, सेल रेवेन्यू का इंपैक्ट भी किस पे शो करना है? सेल रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना होता है। इसको उर्दू में लिख लें कहीं पे जल्दी से, समझ आ गई है? फिर भी लिख लें, सेल रेवेन्यू का बढ़ना, सेल स्लैश रेवेन्यू, सेल स्लैश रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना होता है। बस इतना सा लिख लें, बाकी डिस्कशन तो हो चुकी। ओके, तो कैश बढ़ा, इधर देखें, कैश प्लस 20,000, सेल्स रेवेन्यू बढ़ा, उसका कोई कॉलम नहीं है तो हमने क्या कर लिया? कैपिटल को बढ़ा लिया। भूल गया, जान के नहीं किया ये मैंने, हर बात जान के भी नहीं करता, अभी तो गलती भी हो जाती है। बतकाज़ा बशरियत, नहीं समझ आई? इतने तुम लोग मार्स से आए हुए, उर्दू आती नहीं, और आती अंग्रेजी भी नहीं है। कौवे चले हंस की चाल, और अपनी भी। यहां तक कोई मसला क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सेल्स या रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ा करेगी तो उसका इंपैक्ट क्या किया करेंगे? शो कैसे शो किया करेंगे? कैपिटल को बढ़ा लेंगे। क्लियर? मेरा सवाल किधर है? उधर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अच्छा, और कोई भी नहीं है, रेवेन्यू वाली एक ही थी। ओहो, चलें। ओके जी, सब कुछ होगा, उधार पे भी सर्विसेज देंगे, टेंशन ना लो, उधार पे एक्सपेंसेस भी आएंगे। आज तो पहला सवाल है, कैश को तो देख लें। नेक्स्ट है जी 17 वाला हो गया। 26 जनवरी पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम ₹3,000 इन कैश। पूरे 1 मिनट देता हूं, जल्दी करें, टाइम अब कम रह गया, 2 मिनट नहीं दे सकता। सोचें कुछ, सोचें, मुझे ना बताएं प्लीज। किस दिन 26 को क्या हुआ? नहीं, वो अंग्रेजी बोलो जो उन्होंने लिखी हुई है। पेड बिजली का खर्चा इन कैश, कितना? 3,000 रुपए बिजली का बिल पे किया गया, तो कैश बढ़ेगा या कम होगा? मुझे भी पता है कितने से। 26 जनवरी कैश कम हो गया कितने से? अब
खर्चा हुआ है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाने के लिए ही बरकी कुमकुमे लगाए थे ना, हैं? तो उनका जो बिल आया वो एक्सपेंस कहलाया बिजनेस का। अगर इनकम ओनर घर ले जा रहा है तो एक्सपेंस भी कैपिटल में से माइनस होना चाहिए ना। देखो एक बात याद रखो, आपने टोटल सेल्स की 100 रुपए की, तो ये 100 रुपया आपका प्रॉफिट नहीं है। ये 100 कमाने के लिए आपने 70 रुपए एक्सपेंस किए, तो घर क्या लेके जाओगे? 30 रुपए का प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। आसानी के लिए समझाने के लिए सारा का सारा 20 कैपिटल में ऐड करवा तो दिया मैंने, लेकिन ये 20 कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे भी यहाँ से माइनस होने चाहिए। यानी यूँ कहना चाहिए, अगर ये सारी ट्रांजैक्शंस ना होती, सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन सेल्स रेवेन्यू लिखा होता 100 रुपया और एक्सपेंस 70, तो हम ये ना कहते कि 100 घर ले जाएगा, हम क्या कहते 100 कमाया, कैपिटल को बढ़ा लिया, बेशक अलग से कर लो, और एक्सपेंस 70 का किया, कैपिटल को इतना कम कर लो, तो अल्टीमेटली कैपिटल किस अमाउंट से बढ़ेगा? 30 रुपए से। भाई घर तो मुनाफा ही लेके जाना है ना। क्या ख्याल है कि 100 रुपए की चीज़ है, वो 100 रुपए की जो बेची सारा मुनाफा होता है क्या? बोलो नहीं, उसको खरीदने पे भी कुछ खर्चा आता है, दुकान में रखा उस पर भी कुछ खर्चे आए। ये बात समझ रहे हो? इसका मतलब रेवेन्यू आने पे कैपिटल बढ़ा था, तो एक्सपेंस आने पे कैपिटल को कम करेंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आप कैपिटल को बढ़ाएं 100 से और कैपिटल को कम करें 70 से, तो फिर कैपिटल बढ़ कितने से रहा है? नेट में कितने से? 30 से। यही मकसद है हमारा, यही तो बात कर रहा था मैं। जो बिजनेस ने कमाया, तो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, घर नहीं लेके जा सकता ओनर। घर क्या लेके जाएगा? रेवेन्यू कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए वो नेट करके बकाया प्रॉफिट। भाई ये बात समझ आई है कि सिंपल ट्रांजैक्शन समझे, क्योंकि यहाँ पे एक रेवेन्यू है, 3-4 एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मैंने इसलिए इस ट्रांजैक्शन से आपको समझाई ये बात। अगर ये सवाल होता, वो कहता सेल 100 रुपये, एक्सपेंसेस 70 रुपये, 100 रुपये की सेल कैश में रिसीव हुई है, 70 का एक्सपेंस कैश में पे हुआ है, तो क्या कहते हैं हम कहते हैं जी 100 रुपया कैश में बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ा लो, और 100 रुपया कैश से कम हुआ, कैपिटल को भी कम कर लो। अब कैपिटल एक बार 100 से बढ़ता, एक बार 70 से कम होता, तो अल्टीमेटली नेट में कितना बढ़ गया? वो 30 से। यही मुनाफा है जो बिजनेस ने कमाया है और ओनर अब घर लेके जा सकता है। इसका मतलब एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना, और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी। पहले क्या लाइन लिखवाई थी उसी के साथ मिला लें। मैंने क्या कहा था? सेल रेवेन्यू यानी इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना होता है। यहीं पे बात कंटिन्यू करें। और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी होता है। ओके, ये बात बहुत अच्छी समझ आ जाएगी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक पहुंचेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ें फिर क्लियर होने लग जाएंगी। फिलहाल तो काम चलाएं जैसे कह रहा हूँ, ठीक है। सेल रेवेन्यू अल्टीमेटली है यही बात, सेल रेवेन्यू के बढ़ने से कैपिटल को बढ़ा देना है, क्योंकि रेवेन्यू का कॉलम नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक है। और एक्सपेंस के बढ़ने से कैपिटल को कम कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ा है, बोलो, ये देखो कैश कम हुआ है, कैश कम हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। कैश का कम होना तो आसान था, हाँ, एक्सपेंस का बढ़ना वो उलट शो होता है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो ये ध्यान से देख लें, एक्सपेंस कितने से बढ़ा? 3000 का बिल आया है तो एक्सपेंस कितना हो गया? 3000। 3000 से एक्सपेंस बढ़ गया तो एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी। और ये जो एक्सपेंस बढ़ा है इसकी पेमेंट किस में की है? कैश में जी। अब बकाया एक्सपेंसेस ऐसे ही कर लेंगे। इधर देखें नेक्स्ट क्या है,
सुने सुने, ट्रांजैक्शंस पढ़ रहा हूं, इससे कुछ डिफरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टेलीफोन एक्सपेंस 2000 इन कैश, कोई डिफरेंस? बोलो, ऐसा ही होगा ना, एक्सपेंस बढ़ा तो कैपिटल कम करोगे और कैश भी कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, पेड रेंट 1000 इन कैश, रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ, कैश का कम होना माइनस रेंट एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कोई फर्क? सब सेम है ना। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस ऑफ इक्विपमेंट, ये इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ, कैश का कम होना माइनस इंश्योरेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कैपिटल में माइनस। समझ आ रही है? तो ये सारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेम। आखिरी में ये कह रहा था कि पहले ही कर लेते, आखिरी पे आसान सी थी, पढ़ें। विथड्रू 3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अंडरलाइन करें भाई, ये पर्सनल यूज के लिए। क्या है ये? ड्राइंग्स। क्या है ये? ड्राइंग्स। तो कैश कम हो रहा है बिजनेस का और ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, कैश कम हुआ, ड्राइंग्स, चलो कैश तो आपने माइनस कर लिया, ड्राइंग्स का कॉलम भी नहीं है। कॉन्ट्रा कैपिटल था, यानी घर से पैसा लाया था तो कैपिटल बढ़ा था, घर लेके जाएगा तो कैपिटल कम होगा, तो माइनस कैश माइनस कैपिटल। अब इधर देखिए जरा, ये सारी ट्रांजैक्शंस लिख लेने के बाद 1 2 3 4 ऐसे ही आप टोटल कर लेंगे एसेट्स का यहां पे। ठीक है जी, ये टोटल करेंगे, उसके बाद ये जितनी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आएंगी और जो रहती हैं वो भी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल का टोटल आ जाएगा और यहाँ पे कोई लायबिलिटी और नज़र नहीं आई तो वो चले मुश्किल वाला मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है ना। अब ये प्रूव हो जाएगा बिल्कुल सही, एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस, ये इक्वल होगा जब सवाल पूरा होगा। ठीक है जी, तो यही सवाल कंप्लीट करना है आपने, टोटल करके आना है, इस तरह से देखना है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारी सही हुई या नहीं हुई। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।